अस्सलामुअलैकुम। होप सो ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग ग्रेट। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, सो एक्सपीरियंस को ज़्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे, गो थ्रू करेंगे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि एमसीक्यूज़ आपको प्रॉपर तरीके से समझा सकूँ। सो चले आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपको पता लग गया होगा कि 4 अगस्त का एक्सपीरियंस है आज का। अराउंड अबाउट 3:15 के ऊपर ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप तक 4 बजे तक या फिर 4:15 पर या पौने 4 अपलोड हो जाएंगी, सो आप आराम से चैनल पे वॉच कर सकते हैं। योर फर्स्ट एमसीक्यू इज टॉर्क इज अ ब्लैंक। अब टॉर्क क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, क्या है? सो टॉर्क मैंने आपको पहले भी बताया था कि टॉर्क आपका रोटेटिंग फोर्स है। जैसे आप दरवाज़ा खोलते हो या किसी चीज़ को गोल गोल घुमाते हो, तो उस टाइम पर जब फोर्स लगाते हैं गोल सर्कल में, वो कहलाता है टॉर्क। फिर टॉर्क मैंने आपको बताया था कि हम सिंपल टी से डिनोट करते हैं और यहाँ हमारे पास फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस के बराबर होता है। दैट्स वाई टॉर्क का जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर है। अब टॉर्क क्या है? ये बोथ बी एंड सी है। इट्स मीन कि हमारे पास स्केलर क्वांटिटी भी है और डिराइव्ड क्वांटिटी भी है। सॉरी, स्केलर नहीं है। टॉर्क क्या है? ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिसके लिए डायरेक्शन और यानी जो मैग्नीट्यूड, इन दोनों की जरूरत होती है। सो टॉर्क क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी है और साथ साथ डिराइव्ड। क्यू नंबर 2 इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन विद टाइम एक्सिस, देन एक्सेलरेशन इज। वेलोसिटी क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी, while the rate of change of velocity is known as acceleration। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो लाइन है वो एक्सेलरेशन के सॉरी वो स्ट्रेट लाइन है विद टाइम, यानी टाइम के साथ वेलोसिटी का जो ग्राफ है वो क्या है? वो स्ट्रेट लाइन है। एक होता है कर्व, एक होता है स्ट्रेट। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट वन इज द बेस्ट लाइक द अदर थ्री। अच्छा, इसका मतलब ये है कि विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, या फिर ऑड में ना हो। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपने चूज करना है जो बकाया से डिफरेंट है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है स्नेक, ये डिफरेंट है बिकॉज डॉग, काउ एंड टाइगर ये किस्म के लैंड एनिमल्स है। आप इसको ऐसा कंसिडर कर सकते हो कि ये आपके मैमल्स है, लेकिन जो ऑप्शन डी है स्नेक, यहाँ पर ये डिफरेंट। स्क्यू नंबर 4 इज चूज द ऑड वन आउट। अब इस एमसीक्यूज को समझने से पहले आपको इतना भी इल्म होना चाहिए कि ऑड में नाउड में सिर्फ आपको सब्जियां, एनिमल्स या फिर अल्फाबेट्स नहीं दिए जाएंगे, जबकि बाज़ औक़ात इसमें आपको नंबर्स भी दिए जाते हैं और आपको कहा जाता है कि इसमें डिफरेंट कौन सा है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ, जो ऑप्शन सी है। अब ये सर आप क्यों कह रहे हैं कि ये डिफरेंट है? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर इसका पैलिंड्रोम में लिखोगे, पैलिंड्रोम का मतलब ये होता है कि 5 4 5 3 1, तो जो लास्ट के 3 आपके डिजिट्स है उसको हमने उलट कर लिया। देखिए मैंने इस साइड से लिखा, पहले कैसे था? पहले ऐसे था 1 3 5 4 5। अगर इसको हम उल्टा भी कर ले तो फिर भी हमारे पास 5 4 5 आता है। इस उल्टा करने को हम नाम देते हैं पैलिंड्रोम का। यहाँ पर लिख भी लेता हूँ। तो पैलिंड्रोम सिर्फ आपके बन रहा है ऑप्शन सी में, बकाया ऑप्शन ए, बी और डी में नहीं बन रहा। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन सी यहाँ पर डिफरेंट। स्क्रीन नंबर 5 इज फाइंड द ऑड वन आउट जुलाई, मार्च, दिसंबर एंड फरवरी। तो आपके लिहाज से यहाँ पर वैसे डिफरेंट कौन सा होना चाहिए? तो यहाँ पर देख ले, फर्स्ट जुलाई है, फिर क्या लिखा गया, फिर मार्च है, फिर दिसंबर है, इसके बाद लिखा गया है मार्च, फिर लिखा गया है दिसंबर और फिर लिखा गया फरवरी। सो आपके लिहाज से इसमें डिफरेंट कौन सा है वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। नंबर 6 इज अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सर्कल है। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर, यानी सेंटर के बिल्कुल बीच से गुजर रही है, तो इसको हम नाम देते हैं डायमीटर का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। रेडियस क्या है? रेडियस हमारे पास ये सेंटर है। इस सर्कल के सेंटर से बाय सरकमफेरेंस तक जितना रास्ता होता है यहाँ तक, इसको हम नाम देंगे रेडियस का। कॉर्ड क्या है? कॉर्ड वो लाइन होती है जो सेंटर को, सर्कल को इन साइड से कट करती है, ये कहलाता है कॉर्ड। सरकमफेरेंस क्या है? इस सर्कल का जो ओवरऑल एरिया है इसको हम नाम देते हैं सरकमफेरेंस का। तो डायमीटर क्या है? अगर एक लाइन सर्कल को बिल्कुल सेंटर से कट कर रही है, रेडियस सेंटर से लेके बाहर सरकमफेरेंस तक के रास्ते को हम रेडियस का नाम देते हैं। कोड अगर एक साइड के ऊपर
एक लाइन जो है सर्कल के इनसाइड को 2 पॉइंट्स पर टच करें से वो कहलाता है कॉर्ड ऑफ सर्कमफेरेंस। क्या है? एक सर्कल का जो ओवरऑल एरिया होता है उसको हम नाम देते हैं सर्कमफेरेंस। एमसीक्यू नंबर 7 इज इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू ए देन इट इज कॉल्ड विच प्रॉपर्टी। अच्छा, सबसे पहले एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है? एडिटिव प्रॉपर्टी से मुराद ये है अगर a प्लस बी हमारे पास b प्लस ए के बराबर हो तो ये कहलाती है एडिटिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या है? अगर a हमारे पास a के बराबर आए या फिर b हमारे पास b के बराबर है तो हमारे पास कहलाती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। जो ऑप्शन ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर a b के बराबर आए या फिर b a के बराबर आए तो इसको हम नाम देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। सो एडिशनल प्रॉपर्टी a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में अगर एक यानी दोनों साइड्स एक दूसरे के बराबर आ जाए, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अगर ए बी के बराबर आ जाए या फिर बी ए के बराबर आ जाए तो इसको हम नाम देते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एमसीक्यू नंबर 8 इज व्हाट विल बी एडेड टू 9a स्क्वायर माइनस 12ab टू मेक कंप्लीट स्क्वायर या फिर परफेक्ट स्क्वायर। तो अब इसके लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो उस फॉर्मूले को यूज करके आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर तो तरीका आ गया तो अच्छी बात है, अगर तरीका नहीं आता तो सिर्फ इतना बता दे कि सर एमसीक्यूज नंबर 8 को हमें सॉल्व करके दे दे। कमेंट सेक्शन में मैं इसको सॉल्व करके पिन करके आपको दे दूंगा। एमसीक्यू नंबर 9 इज ब्लैंक विंटर्स आर जनरली वेरी कोल्ड हियर। तो यहाँ पर हमने आर्टिकल को चूज करना है और हमने विंटर्स, चूंकि विंटर्स यहाँ पर एज अ नाउन यूज हुआ है तो हम विंटर से पहले आर्टिकल को चूज करेंगे। अब यहाँ पर ये जो विंटर्स है ये देखिए स्पेसिफिक सीजन की बात की जा रही है। कितने सीजन है टोटल? वो 4 सीजन है। अब यहाँ पर देखिए एक सीजन जो विंटर है स्पेसिफिक है, विंटर भी स्पेसिफिक है, समर भी स्पेसिफिक है, ऑटम भी स्पेसिफिक है, स्प्रिंग भी स्पेसिफिक है। और मैंने आपको बताया था जब भी किसी स्पेसिफिक चीज की बात होगी वहां पर हम आर्टिकल द यूज करेंगे। कोई और विंटर है नहीं है, विंटर अपने आप में बहुत ज्यादा खास है, यूनिक है, तो दैट्स व्हाई यहाँ पर हम आर्टिकल द यूज करेंगे। आर्टिकल ए और आर्टिकल एन यहाँ पर आपने स्किप करना है। क्वेश्चन नंबर 10 इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी ऑन मार्स इज अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, हमने ग्रेविटी के बारे में सुना होगा कि जमीन के अंदर एक ऐसा फोर्स है जो तमाम चीजों को अपनी तरफ खींच लाता है। इसी को हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या फिर इसे हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू मार्स के ऊपर है वो 3.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यही वैल्यू अगर हम बात करें अर्थ के ऊपर तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अगर हम मून के ऊपर बात करें तो ये 1.6 या फिर 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और जो ऑप्शन डी है 24.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जुपिटर के ऊपर है। सो मार्स के ऊपर 3.7, अर्थ के ऊपर 9.8, मून के ऊपर 1.6 एंड जुपिटर के ऊपर 24.5। हॉट इज टू बर्न एज कोल्ड इज टू। सो रिलेशन है, अगर कोई चीज बर्न होती है बर्न तो वो असल में होती है हॉट, और अगर कोई चीज कोल्ड आपको मिलती है तो असल में क्या होती है? वो होती है फ्रीज। एमसीक्यू नंबर 12 इज अब ये एक मैथमेटिकल सीरीज दिया गया 10, 20, 40 एंड 80। देखिए पहले 10 में 10 को ऐड किया 20, फिर 20 में 20 को ऐड किया 40, 40 में 40 को ऐड किया 80। अब 80 में 80 को ऐड कर ले तो आपका आंसर आ जाएगा 160। नंबर 13 इज एक्स डज नॉट हैव एनी सन। यानी एक्स आप ऐसा कंसिडर कर ले कि ये फादर है, ओके, एंड सन्स सॉरी एनी सन्स आर ब्रदर्स। यानी एक्स एक बंदा है जिसके ना तो सन है और ना उसके भाई है, बट वाइज फादर इज एक्स। फिर जो वाई है इसका फादर कौन है? वो एक्स है। इट इज वाई टू एक्स। अब यहाँ पर इस एमसीक्यूज को अपने थोड़ा सा समझना है। एक्स के कोई भी क्या नहीं है, बेटे भी नहीं है और इसके भाई भी नहीं है। फिर वाई का जो फादर है वो एक्स है। सो पहले क्या कहा जा रहा है कि एक्स एक बंदा है जिसके ना तो बेटे हैं ना उसके भाई है, लेकिन फिर आगे एक और बंदा है वाई, और ये वाई क्या? ये एक्स का यानी रिश्तेदार है। सो हमने ये बताना कि वाई एक्स का क्या है। तो देखिए बेटा, अगर इसके ब्रदर भी नहीं है और इसके बेटे भी नहीं है, यानी भाई और बेटे इसके दोनों नहीं है, असल में ये बेसिकली जो वाई है ना यहाँ पर वाई, ये इसकी क्या? ये इसकी बेटी है, क्योंकि अगर ना बेटा है ना भाई है तो इसकी क्या? ये इसकी बेटी है। क्वेश्चन नंबर 14 इज सेमीकंडक्टर जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी बाज़ औक़ात पास होती है और बाज़ औक़ात पास नहीं होती, ये हमारे कंट्रोल में होते। अब सेमीकंडक्टर जो जर्मेनियम है और सिलिकॉन है, यहाँ से आपको ये पता लगा कि सेमीकंडक्टर्स के एग्जांपल्स में जर्मेनियम और सिलिकॉन शामिल हो।
तो ये क्या है, ये आपके टेट्रावेलेंट है। अच्छा, वैलेंस शेल से क्या मुराद है? वैलेंट निकला है वैलेंस शेल से, यानी अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इसे हम नाम देंगे टेट्रावेलेंट। टेट्रा का मतलब होता है 4 और वेलेंट का मतलब होता है वैलेंस शेल। तो अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये कहलाएंगे टेट्रावेलेंट। और जर्मेनियम और सिलिकॉन ये दोनों टेट्रावेलेंट है। ये किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? से 14 नंबर ग्रुप में। इस 14 नंबर ग्रुप में कार्बन भी है और साथ साथ आपको जर्मेनियम भी मिलेगा और सिलिकॉन भी मिलेगा। MCQ number 15 is if momentum of a car is increased by 20% then its kinetic energy increased by। मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं P से और ये हमारे पास mv के बराबर है। m mass है और v वेलोसिटी है। काइनेटिक एनर्जी का इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो कुछ यूं है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बराबर है P डिवाइडेड बाय mv। सो P भी मोमेंटम है, ये भी मोमेंटम है। सो इसकी जो आप उसमें कटिंग वगैरह करते हैं तो इसका आंसर आपके पास आएगा 44%। अब इसको मैं प्रूव इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये एमसीक्यूज यानी जो न्यूमेरिकल एमसीक्यूज है बहुत कम मानते हैं। ये आप देख ले, टोटल मैंने आज तक 6 एक्सपीरियंस अपलोड किए हैं। 6 एक्सपीरियंस में तकरीबन 100 एमसीक्यूज होंगे। इसमें एक भी न्यूमेरिकल एमसीक्यूज आपको नहीं मिलेगा, बस सिवाय इस एमसीक्यूज के आज के पेपर में आया। क्वेश्चन नंबर 16 इज व्हाट इज द सम ऑफ द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। सो ये आपका एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में एक एंगल अब आपके बराबर होता है 90 डिग्री का। रेक्टेंगल में टोटल जो एंगल्स होंगे वो 4 होंगे। एक एंगल ये हो गया, एक ये और एक ये। अगर एक एंगल 90 का है तो 90 को आप क्या कर ले, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, सो आपका आंसर आ जाएगा 360 डिग्री। स्क्रीन नंबर 17 इज टीम इज ब्लैंक नाउन। सो नाउन की फिर अपने टाइप से हम वैसे कहते हैं नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। फिर नाउन के अपने टाइप से मटेरियल नाउन है, कोलेक्टिव नाउन है, काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है। अब यहाँ पर देखें टीम में कितने होते हैं? मेंबर्स होते हैं। अगर हम क्रिकेट की मिसाल ले लें तो क्रिकेट में होते हैं 11 बंदे। अब ये असल में कोलेक्टिव नाउन है। कोलेक्टिव नाउन क्यों है? क्योंकि इसमें तमाम बंदे इकट्ठे हैं। मटेरियल नाउन तब होता है अगर हम किसी मटेरियल की बात करते हैं। प्रॉपर नाउन तब होता है अगर हम किसी सिटी की बात करते हैं, किसी खास बंदे की बात करते हैं। कॉमन नाउन में तो कोई भी आ सकता है। नंबर 18 इज चूज द करेक्ट स्पेलिंग। ये एडिक्वेट का करेक्ट स्पेलिंग है और यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। एडिक्वेट में ADE है, ADI नहीं है। फिर बाद में क्वेट आप सिंपल अपने ज़हन में रख सकते हो कि QUATE ये क्वेट आता है। अगर बीच में ई आ जाए यहाँ पर तो ये फिर गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 19 इज चूज करेक्ट मीनिंग ऑफ लार्जेस्ट। ये आप इसे सिनोनिम्स भी कह सकते हैं। मीनिंग का मतलब होता है मुआनी, लार्जेस्ट का मतलब होता है बड़ा। सो यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, यानी बिगेस्ट, ग्रेटेस्ट या फिर पॉपुलेटेड। ये तीनों क्या है? लार्जेस्ट के सही मीनिंग से। अगर इसका उल्टा मीनिंग पूछा जाता तो फिर आप वो चूज कर सकते थे स्मॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट। ये दोनों फिर इसके क्या होते हैं? अपोजिट मीनिंग्स। क्वेश्चन नंबर 20 इज ही इज विलिंग येट अनेबल। अब यहाँ पर असल में अगर इस वर्ड को आप देख ले येट, इसको लिखा गया है इटालिक में, यानी थोड़ा सा टेढ़ा लिखा गया। अब हमने यहाँ पर असल में बताना क्या है कि येट क्या है। सही तो यहाँ पर आपका प्रोनाउन है। इस यहाँ पर लिखा गया है एज अ प्रीपोजिशन, क्योंकि अगर यहाँ पर इज ना लिखा होता तो फिर हमने इस प्रीपोजिशन को चूज करना था। और येट ये आपका असल में कंजंक्शन है। येट मैंने आपको पहले कंजंक्शंस के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि ऐसे वर्ड्स है जो दो सेंटेंसेस को, दो नाउन्स को आपस में मिलाने का काम करते। इसके अलावा आपके पास अनटिल, ये भी आपका एक कंजंक्शन है। और इसके अलावा अनलेस, ये भी आपका एक कंजंक्शन है। एंड भी आपका एक कंजंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 21 इज फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू। तो मोमेंटम को हम सिंपल डिनोट करते हैं पी से और ये हमारे पास mv के बराबर है। v दिया गया है, वेलोसिटी मैंने आपको पहले बताया था कि असल में होता है m मल्टीप्लाई बाई v। m मैस है और v वेलोसिटी है। वेलोसिटी दिया गया है तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, यानी मैस मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम। एंड क्वेश्चन नंबर 22 इज इफ द नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज 0 देन द बॉडी विल बी। तो देखिए बेटा आसान सी बात है, अगर किसी बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो 0 न्यूटन, फोर्स लग ही नहीं रहा, सो बॉडी या तो रेस्ट में होंगी या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेंगी। यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते एक्सेलरेशन ज़्यादा एक्सेलरेट कब होगा, अगर आप फोर्स को बढ़ाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगा लिया तो फिर ये 0 तो नहीं ना होगा, ये 10 न्यूटन होगा। तो फिर जो इसकी एक्सेलरेशन है वो क्या होंगे? ज़्यादा होंगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है ये हमारा करेक्ट आंसर। लास्ट एमसीक्यू इज द कंडीशन ऑफ बुक ऑन टेबल इज एन एग्जांपल ऑफ। सो अगर बुक किसी टेबल के ऊपर पड़ी है, बॉल किसी कमरे में पड़ा हुआ है या नोटबुक किसी टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, न्यूटन फर्स्ट लॉ।
न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहेगा, और अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो हमेशा मोशन में रहेगा, जब तक कि बाहर से इस पर कोई फोर्स आके ना लग जाए। सो बुक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। अब अगर बाहर से बिलाल ने अगर इसको उठा लिया तो सही है, अगर बिलाल इसको नहीं उठाएगा तो ये इसी जगह पर पड़ी होंगी। और ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है कि ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ को सेटिस्फाई करती है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ एमसीक्यूज आपको समझ आ गए होंगे। आज मेरी आंखों में, सर में, पूरी बॉडी में इतना शदीद किस्म का दर्द है, सो प्रॉपर तरीके से समझा नहीं पाया, लेकिन फिर भी मैंने अपनी कोशिश की है ताकि आपको एमसीक्यूज समझा सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।